नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बिहार में उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने है, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों को नाम और सिंबल आवंटित किया गया है। चिराग गुट के पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये चुनाव नाम जो है वो इस वक्त उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए हैं। और चिराग गुट के पार्टी को जो चुनाव सिंबल आवंटित किया गया है वो हेलीकॉप्टर है। पारस गुट का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दिया गया है। वहीं इस गुट को सिलाई मशीन सिंबल आवंटित किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दोनों ही गुटों को उपचुनाव के लिए, उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की तरफ से इस बड़े फैसले के तौर पर नाम और सिंबल के आवंटन की बड़ी खबर सामने आती हुई देखिए। इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह ये आवंटित किया गया है चिराग गुट को। और साथ ही साथ अगर पारस गुट की बात की जाए तो पारस गुट के पार्टी को सिलाई मशीन सिंबल आवंटित किया गया है और नाम जो दिया गया है वो नाम है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो दोनों ही गुटों को चुनाव चिन्ह और नाम उपचुनाव के मद्देनजर आवंटित किया जाता हुआ। और राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपी रामविलास गुट की तरफ से हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, जो चुनाव चिन्ह और जिस चुनाव चिन्ह के साथ, जिस पार्टी के नाम के साथ इस उपचुनाव में आप चुनावी मैदान में उतरते, इसका इंतजार आपको भी था, आज इसका आवंटन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद देता हूं कि समय पे उन्होंने अपना फैसला दिया है और आवंटित किया है। चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह दिया गया है। मैं पार्टी के सभी नेताओं, बिहार के को बधाई देता हूं। इस नाम और सिंबल से चूंकि अभी इस वक्त सिर्फ उपचुनाव के लिए दिया गया है, ये तात्कालिक तौर पर आवंटन है। आगे चुनाव आयोग इसे लेकर स्थिति बाद में साफ करेगा कि कौन सा गुट जिसे मान्यता दी जाती है, लेकिन फिलहाल इस फैसले से खुशी। देखिए, ये लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र में चुनाव का बड़ा ही महत्व है। ऐसे समय में अगर हमारी पार्टी चुनाव में जा रही है और चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है तो निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ता खुश हैं, पदाधिकारी खुश हैं। चुनाव आयोग का फैसला सराहनीय है। अब आगे जो भी होगा, एक स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग, मैं उसकी इज्जत करता हूं, हर एक लोग करते हैं। बिल्कुल। धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ संजय सर्राफ जी जुड़ गए हैं, जो कि पारस गुट से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। और एलजेपी की तरफ से ये तमाम स्थितियां जो हैं वो सिंबल के साथ और नाम के साथ सामने आती हुई, पारस गुट को जो नाम और सिंबल इस वक्त दिया गया है, सिलाई मशीन ये सिंबल, और इसी सिंबल के साथ चुनाव में अब आप ताल ठोकेंगे। संजय सर्राफ जी। हाँ जी, मेरा सवाल आपसे था कि आपको भी इंतजार होगा, क्योंकि उपचुनाव में नहीं सिंबल जरूरी था। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी डिसीजन है हम उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन जहाँ सिंबल की बात है, हमने कोई सिंबल के लिए ना अप्लाई किया, ना हमें सिंबल की जरूरत है। हम लोग ऑलरेडी एनडीए अलायंस पार्टनर्स है और एनडीए वहां पर लड़ रही है, तो वी आर सपोर्टिंग एनडीए। हमें वहां सिंबल लेने की जरूरत ही नहीं है। ये जो दूसरा वाला गुट है, ये पहले से ही इसी चीज पर तो पार्टी से ये लोग अलग भी हो गए, पार्टी से बाहर भी आ गए कि जब इन्होंने अपनी मनमानी उस वक्त भी और आज भी मनमानी ही कर रहे हैं। अगर एनडीए अलायंस की बात है, एनडीए अलायंस पार्टनर वहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहां पर सिंबल लेने की क्या जरूरत है? वहां पर न सिंबल न लेने की जरूरत है, न पार्टी से बाहर आने की जरूरत है। तो जो पार्टी से बाहर है वही ये डिसीजन ले लेता है। तो बाकी नहीं, जो ऑनरेबल चुनाव आयोग का डिसीजन है हम उसका स्वागत करते हैं। धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, संजय सर्राफ जी तो ये कह रहे हैं कि आप जरूरत तब होती है जब आप पार्टी को नहीं मान रहे होते हैं, पार्टी के अंदर नहीं होते हैं, ये दावेदारी तब बनती है। यहाँ तो दावेदारी जैसा कोई सवाल ही नहीं है।
धीरेन्द्र जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपी जो रामविलास गुट है, उस तरफ से धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। देखिए, हमारे स्वर्गवासी नेता रामविलास पासवान जी की ही पूरी लोजपा है, पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय पशुपति पारस जी है, जो इलेक्टेड राष्ट्रीय अध्यक्ष है। प्रॉपर इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के माध्यम से, और पूरे देश के जितने स्टेट प्रेसिडेंट, देश के जितने पार्टी के पदाधिकारी है, सब लोगों ने समर्थन दिया और साथ में खड़े हैं माननीय पशुपति पारस जी का, क्योंकि सबको पता है पासवान साहब की जो परछाई है वो माननीय पशुपति पारस जी ही है और वही रहेंगे। बेटा ठीक है, हम लोग वहां पर कहीं बात नहीं करते, बेटा प्रॉपर्टी का हकदार रहता है, लेकिन पॉलिटिकल हकदार जो है, पॉलिटिकल स्पेस की जहां पर बात है, वहां माननीय पशुपति पारस जी की है। संजय सराफ जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी तरफ से इस तरह के किसी चुनाव चिन्ह या नाम को लेकर के कोई आवेदन नहीं दिया गया था, उसकी आपकी कोई डिमांड नहीं थी? नहीं, हम क्यों डिमांड करेंगे? हमारे पास ऑलरेडी जो सिंबल है, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजन को स्वागत किया है और हमें वहां पर सिंबल की जरूरत नहीं है। हम एनडीए अलायंस पार्टनर से, अगर मेरा एनडीए अलायंस पार्टनर वहां इलेक्शन लड़ रहा है तो मैं सिंबल लेकर क्यों खड़ा हो जाऊंगा? मैं सिंबल क्यों मांगूंगा? मेरे को सिंबल की जरूरत नहीं है। जिस वक्त सिंबल की बात होगी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिसीजन आएगा, हम उसका स्वागत उस वक्त भी करेंगे। हम लोगों ने जो भी किया है, जैसे भी किया, प्रॉपर इलेक्शन के माध्यम से माननीय पशुपति पारस जी नेशनल प्रेसिडेंट बने पार्टी के। एक पार्टी का प्रोसेस था, हर पहले 3 साल के बाद इलेक्शन होता था, लास्ट टाइम 5 साल के बाद इलेक्शन हो गया। जब हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान साहब जब जिंदा थे, उन्होंने 2015 में इलेक्शन का जो एक प्रोसेस था उसको 5 साल का बना दिया, जो टर्म था। तो 5 साल के बाद 20 में इलेक्शन होना था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे स्वर्गवासी नेता की डेथ हो गई, उसकी वजह से 20 में नहीं हुआ, तो 21 में ड्यू था इलेक्शन। जब 21 में इलेक्शन की बात की तो चिराग जी ने वो सब बात मानी नहीं। उन्होंने कहा मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष 24 तक हूं। अरे भाई, किस तरीके से है? आप खाली सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। तो उसके बाद में हम लोग प्रॉपर इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस के हिसाब से, तो आप ये कह रहे हैं कि सेलेक्टेड लोगों की तरफ से भले इसका आवेदन दिया गया होगा, इलेक्टेड नहीं है, और ऐसे में आपके तरफ से इस तरह का ना कोई आवेदन दिया गया, ना इसकी कोई जरूरत है? आवेदन देने की जरूरत नहीं है। जो हमारा इलेक्टेड प्रोसेस है, हमने वही पेपर जमा कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सराफ जी, नेता एलजेपी पारस गुट, जिनका कहना है कि हमारी तरफ से, एनडीए की तरफ से वहां पर उम्मीदवार है और ऐसे में इस चुनाव चिन्ह के साथ या सिंबल के साथ ना तो हमने कोई आवेदन दिया और ना ही इसके औचित्य की इस वक्त जरूरत है। और अब बुलेटिन में बात बिहार में महागठबंधन में मचे सियासी संग्राम की, जिसका आज अंत हो सकता है। अल्टीमेटम कुछ नहीं होता है, यहाँ डिसीजन होता है। अगर गठबंधन की चिंता नहीं है, हमें भी चिंता नहीं है। तो देखिए, बिहार में उपचुनाव के लिए कांग्रेस आज अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों ही सीटों पर नामों की घोषणा आज संभव मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो दिया हुआ अल्टीमेटम था आरजेडी को, वो वक्त खत्म हो चुका है। आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को वापस लेने से इनकार कर दिया है और ऐसे में कांग्रेस दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार को उतारने की बात कर रही है। खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस तारापुर सीट से पप्पू यादव को उम्मीदवार बना सकती है, अगर पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने को राजी होते हैं। यह ऑफर पप्पू यादव को जरूर दिया गया है। तारापुर सीट से पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, अगर पप्पू यादव, जो शर्त कांग्रेस की तरफ से रखी गई है विलय को लेकर उनके पार्टी की कांग्रेस में, अगर पप्पू यादव उसे मानते हैं तो। और देखिए, इस ऑफर को लेकर सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि पप्पू यादव का रिएक्शन क्या आता है, पप्पू यादव इसे कैसे लेते हैं, क्योंकि सब कुछ पप्पू यादव के ऊपर अब निर्भर करता है। और पप्पू यादव की तरफ से बड़ा बयान सामने आ चुका है, आरजेडी को छोड़े कांग्रेस तो हम साथ होंगे। पप्पू यादव ने भी अपनी तरफ से शर्त रख दी है,
और देखिए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर आरजेडी का दामन छोड़ती है, उसका साथ छोड़ती है, तो फिर पप्पू यादव कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। अपने विचारधारा पर कांग्रेस लौटेगी तो वो जरूर सपोर्ट करेंगे। बिहार के रिफॉर्म की बात करने पर कांग्रेस के साथ होंगे पप्पू यादव। तस्वीरें आपके सामने भी है पप्पू यादव की। कल उन्हें राहत मिली, कोर्ट से बरी हुए और निकलने के साथ ही कांग्रेस की तरफ से उन्हें बड़ा ऑफर दिया जाता है। कांग्रेस ने कहा कि तारापुर सीट और कुशेश्वर स्थान, इन दोनों ही सीटों पर अब कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी और तारापुर सीट से चुनावी मैदान में पप्पू यादव को उतार सकती है कांग्रेस। ऑफर कांग्रेस की तरफ से दिया जा चुका है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लेते हैं तो कांग्रेस के सिंबल पर वो तारापुर से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर होंगे। पप्पू यादव ने भी अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया सामने रख दी है। कांग्रेस यदि बिहार में आरजेडी से अलग होकर के पुनः अपनी विचारधारा के साथ नए बिहार के रिफॉर्म की बात करेगी तो हमारी पार्टी निश्चित रूप से कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। तो देखिए आरजेडी और कांग्रेस में सीटों पर संग्राम जारी है और अब बात हैसियत और जनाधार पर जाकर टिक गई है। वहीं सियासी हालात पर एनडीए के नेता चुटकी ले रहे हैं। दोनों सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उपचुनाव में घोषित कर दिए हैं। दोनों सीटों पर हम जीतेंगे। महागठबंधन में कांग्रेस भी अभी तक है और हम कांग्रेस का भी सम्मान करते हैं। उपचुनाव का 2 सीट है। अब कांग्रेस पार्टी अगर उम्मीदवार दे ही देगी तो कांग्रेस पार्टी को तो उनके कार्यकर्ता तो वोट ही नहीं देंगे। उन्होंने एक तरफा फैसला लिया है, अब जनता फैसला करेगी कि इसकी क्या हैसियत है किस विधानसभा में। कांग्रेस पार्टी कई नामों पर विचार विमर्श पार्टी के अंदर चल रहा है और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक दल के नेता इन चीज़ों को देख रहे हैं और मेरा मानना है शाम तक हम एक बेहतर उम्मीदवार देंगे, जो मजबूत उम्मीदवार होगा। तारापुर से कौन चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस का कौन प्रत्याशी होगा, इसे हम जल्दी ही तय कर लेंगे और जल्दी ही नाम सार्वजनिक कर देंगे। जहां तक चर्चा पप्पू यादव जी की है तो देखिए वो सामाजिक सरोकार वाले व्यक्ति हैं और आपने देखा है कि किस तरह से मुश्किल की घड़ी में वो लोगों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन अगर उन्हें कांग्रेस से चुनाव लड़ना है तो उन्हें विधिवत कांग्रेस में शामिल होना होगा। अगर वो चाहें तो अपनी पार्टी का विलय भी कांग्रेस में करवाएं। कांग्रेस बेचारी याचना करती रह गई कि भाई हमें भी एक जगह से सीट दे दीजिए और अब सुनने में खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली है। खैर ये लोग आपस में ही लड़ते रहे। जनता समझती है कि महागठबंधन को अपना वोट देकर बर्बाद नहीं करना है। चुनाव में एनडीए के प्रत्याशियों की ही विजय होगी। तो देखिए अब प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आती हुई, जिसमें दानिश रिजवान ने कहा है कि आरजेडी शुरू से ही ऐसा ही करती रहती है। सहयोगी दलों का अपमान करना अब पुरानी बात हो गई है। अब कांग्रेस को यह तय करना है कि आरजेडी के साथ रहना है या फिर अलग राह अपनानी है। मानित करने का एक ट्रेंड चला है और ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी महागठबंधन में हम लोग खुद थे। हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के नेता अपने सहयोगी दलों को अपमानित करते हैं। अब कांग्रेस को तो उसकी औकात बता दी गई है। उनको बता दिया गया है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। जिनको गठबंधन में रहना है रहें, जिनको जाना है जाए। तो देखिए महागठबंधन में जारी घमासान के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि महागठबंधन में कोई दरार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये उपचुनाव है और जनता दल चुनाव लड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कांग्रेस प्रभारी से बातचीत हो चुकी है। जनता दल जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है तो कांग्रेस प्रभारी से बात हुई थी हम लोगों की। कांग्रेस अलग से प्रत्याशी खड़ा करने की बात कर रही है कि सहमति नहीं बन पाई। नहीं, अब अगर फ्रेंडली हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। उसमें बाई इलेक्शन है तो उसमें कोई महागठबंधन में कोई दरार थोड़ी ना। बाई इलेक्शन होते रहे। नरकटियागंज प्रखंड में 8 अक्टूबर को तीसरे चरण का चुनाव होना है। प्रखंड के शिकारपुर पंचायत में एक मुखिया प्रत्याशी का एम्बुलेंस से प्रचार का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि मुखिया प्रत्याशी जितेंद्र कुमार राव प्रचार के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितेंद्र कुमार राव फिलहाल शिकारपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं। इन्होंने निजी फंड से मरीजों की सेवा के लिए एम्बुलेंस दिया था, लेकिन सवाल ये है कि मरीजों की सेवा वाले वाहन का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए आखिर क्यों किया जा रहा है।
तो देखिए, इस पंचायत चुनाव में हर तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। बक्सर के नवानगर प्रखंड के मुखिया के लिए 66 और बीडीसी पद के लिए 58 प्रत्याशियों के नामांकन सामने हैं। घोड़े की सवारी से प्रत्याशी नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, नामांकन के बाद उन्हें मालाओं से इस तरह से लाद दिया जाता है कि सिर्फ चेहरा ही नजर आ पा रहा है। तस्वीरें देखिए, घोड़े की सवारी कर नामांकन के लिए पहुंचे ये तमाम वो प्रत्याशी और उम्मीदवार हैं और चेहरा पहचानना भी मुश्किल है। समर्थकों ने मालाओं से इस कदर इन्हें ढक दिया है। बिहार में लुटेरों के निशाने पर देखिए एटीएम है और एटीएम से लगातार लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही एटीएम की लुटेरे इस कदर निगरानी कर रहे हैं कि कैश वैन के एटीएम पर पहुंचने से पहले उन्हें खबर हो जाती है। एटीएम में पैसा डालने से पहले अपराधी कैश लूट कर फरार हो जाते हैं। अपराधियों की इन बढ़ती करतूतों के बाद अब ये कहना गलत नहीं होगा कि एटीएम का मतलब आओ, तोड़ो और माल लेकर जाओ। छपरा के मढ़ौड़ा में कैश वैन स्टाफ से 40 लाख की लूट के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। हालांकि घटना स्थल के पास स्थित एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में कुछ लुटेरे जरूर नजर आए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों के चित्र भी जारी कर दिए गए हैं। उधर घटना स्थल पर अब भी सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। कुछ बदला नहीं है इस घटना के बाद भी कि सुरक्षा चाक चौबंद हो जाती, आगे कोई घटना नहीं होती। अभी भी हालात जस के तस हैं। घटनास्थल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। छपरा के मढ़ौड़ा में एटीएम कैश की लूट की घटना के बाद एक बार फिर छपरा पुलिस सवालों के घेरे में है। एटीएम कैश की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और हम अभी खड़े हैं आईसीआईसीआई बैंक के शहर के स्थित एटीएम के पास। आप देख सकते हैं कि इस एटीएम की क्या हालत है। सीसीटीवी खराब हो चुका है, इसका तार निकले हुए हैं, धूल जमी हुई है, अंदर में कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि अंदर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है जो कि बता सके या वापरी स्थिति में किसी की मदद कर सके। लोग आते हैं और अपने भगवान भरोसे अपने कैश निकाल करके यहाँ से ले जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। कितनी सुरक्षित है एटीएम यहाँ? कोई सुरक्षा व्यवस्था कभी नहीं देखा। मैं यहाँ पे बराबर मैं आता हूँ, यहाँ से गुजरता भी हूँ, चाहे रात के 1:30 बजे हो चाहे 2 बजे हो, कोई सुरक्षा यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहती है। एटीएम को लेकर क्या लग रहा है? सीसीटीवी खराब है, यहाँ पे गार्ड नहीं है। सीसीटीवी नहीं, कोई सुरक्षित व्यवस्था नहीं है। जो एटीएम का सुरक्षा होना चाहिए कि कम से कम एक गार्ड रहे, डे नाइट ड्यूटी पे रहे, क्योंकि लोगों के साथ हादसा भी हो सकता है, छीना झपटी लूट फसाद भी हो सकते हैं लोगों के साथ। देखिए, अमन साहब तो बता रहे थे कि यहाँ आए हैं कैश निकालने के लिए, लेकिन यहाँ जो सुरक्षा है कहीं ना कहीं तमाम तरह की खामियां दिख रही है। जो सीसीटीवी है वो खराब है। और कल जो घटना हुई थी मढ़ौड़ा में, जो इसरौली के पास जो लूट की घटना हुई थी, उसमें पुलिस लगातार छापेमारी कर, लेकिन सीसीटीवी के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना, चूँकि जिस पॉइंट पर सीसीटीवी होना चाहिए था वहाँ मौजूद नहीं था। शहर के बिल्कुल पास में एक पेट्रोल पंप था जहाँ सीसीटीवी फुटेज में लुटेरे दिखाई दिए हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं, तस्वीरें स्पष्ट नहीं है, जिस कारण पुलिस को अनुसंधान में दिक्कतें आ रही है। लेकिन पुलिस लगातार छापेमारी का दावा कर रही है, लेकिन अभी तक 40 लाख रुपए की जो लूट हुई है उस मामले में पुलिस के हाथ कोई सुराग लगता नजर नहीं आ रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और बड़ी खबर नवादा से, जहां पर विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर पथराव किया गया है। थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। विवाद सुलझाने गई टीम पर पथराव किया गया है। थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी को चोट आई है। 2 गांव के लोगों के बीच भिड़ंत हुई। पुलिस ने 9 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में लोगों ने हिसुआ थाने के पास सड़क को जाम कर दिया था और ये टीम इस वक्त 2 गांव के लोगों के बीच जब भिड़ंत हुई तो उस मामले को सुलझाने के लिए पहुंची थी। 15 दिन पहले देखिए यूरिया वितरण को लेकर के हो हंगामा होता है और उस बाबत पुलिस की तरफ से लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही थी, जिस दौरान पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। मनवा गांव के लोगों में और झिकरुआ के लोगों के बीच में यह भिड़ंत हुई थी। नवादा के हिसुआ थाना क्षेत्र की यह घटना है। दरभंगा शहर के बाजितपुर के लोग बाढ़ और कटाव से बेबस नजर आते हैं। 3 दिनों की लगातार बारिश की वजह से बागमती नदी का जलस्तर
तेजी से बढ़ रहा है, जिससे वार्ड संख्या 23 के बाजितपुर के लोग संकट में घिरे हुए हैं। अब तक 12 से ज्यादा घर पानी के कटाव से पूरी तरह से नदी में समा चुके हैं। वहीं कई घर गिरने की कगार पर हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप हालात समझ सकते हैं कि इस वक्त किस परिस्थिति में, किस हालात में यहाँ के लोग रहने को मजबूर है। अपनी आंखों के सामने इनका आशियाना जो है वो नदी में समाता जा रहा है। 12 घर कटाव की जद में आ चुके हैं। कई घरों पर यह खतरा कटाव का मंडरा रहा है। कई कच्चे जो और पक्के मकान जो हैं वो कटाव की चपेट में आते गए हैं। हालात ये है कि लोग अब रतजग्गा कर रहे हैं, कब उनका घर भी कटाव की जद में आ जाए। लोगों ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। समय रहते मिट्टी के बोरे और बोल्डर डालकर रिंग बांध बनाने की मांग ये ग्रामीण कर रहे हैं, ताकि इनका घर कटाव में विलीन होने से बच सके। लगातार हो रहे बारिश के बाद जो है नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और इस बार फिर से जो बारिश हुई है तो अधवारा समूह का जो नदी है उफान पर है और उफान पर होने के कारण जो हम अभी खड़े हैं वार्ड नंबर 23 के वाजिदपुर मोहल्ले में और हमारे पीछे जो आप देख रहे होंगे ये जो नदी के किनारे जो बसा हुआ इलाका है, ये शहरी इलाका है, ये वार्ड नंबर 23 का है और लगभग यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि 300 मकान ऐसे हैं नदी के किनारे जिस पर खतरा मंडरा रहा है। कभी भी वो मकान नदी में समा सकता है। कई मकान तो ऐसे समा भी चुके हैं। कई मकान ऐसे हैं जो आजकल जो उनके मिट्टी है धंस रहा है नदी में, तो ऐसे में बचाव का कार्य किया गया है, लेकिन ये बचाव का कार्य काफ़ी नहीं है। इसको युद्ध स्तर पर तुरंत जो है यदि मकान को बचाना होगा तो तुरंत युद्ध स्तर पर जो है इसका मिट्टीकरण करना होगा। हाल फिलहाल मंत्री जी भी आए थे, संजय झा, उन्होंने भी यहाँ से देख के गए। उसके बाद आश्वासन था कि जल्द ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। क्या है स्थिति यहाँ का? यहाँ स्थानीय वार्ड पार्षद है हमारे साथ, हम उन्हीं से जान लेते हैं क्या स्थिति है यहाँ। हम वार्ड नंबर 23 के पार्षद प्रति हुए, मेरा नाम विश्वमर पासवान जी हुआ। करीब लगभग चौथा राउंड ये पानी है जलस्तर और इसमें हथिया की जो पानी आया है उससे लोग दरार फटफट के लोग को घर नीचे की ओर नदी में समा रहा है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़